Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube channel. होपफुली आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक फैमिली रियूनियन के दूसरे पार्ट के साथ भी आऊँगा और उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि फैमिली रियूनियन में आपको बेसिकली क्या करना है और आपको किस तरह वो प्रोसेस लेके चलना है अगर आप जर्मनी में ऐसा स्टूडेंट आ रहे हैं या वह प्लान कर रहे हैं आने का, और या तो आप आ चुके हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इधर की जो गवर्नमेंट है उनके क्या रूल्स हैं, फैमिली रियूनियन ऐसा स्टूडेंट जब अप्लाई करता है उसके ऊपर क्या है, या फिर जो स्टूडेंट है वो बुला सकता है अपनी फैमिली को इधर या नहीं बुला सकता। फैमिली से मुराद लाइक इफ़ यू आर मैरिड तो अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को अगर आप बुलाना चाहते हैं, जर्मनी अलाउ करता है आपको या नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा आज। तो बेसिकली ये चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ये जो अगर आप आना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने का ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, तो आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में आप लोगों ने जो है अपॉइंटमेंट उसी टाइम लेनी है जब आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि इस प्रोसेस को जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो तकरीबन आप समझे कि 1 से 1.5 साल या 1 साल से ऊपर जो ना आपकी अपॉइंटमेंट आने में लग जाता है। मैं सिर्फ एम्बेसी की अभी बात कर रहा हूँ, कॉन्सुलेट एक डिफरेंट एक चीज़ होती है। अगर मैं बेसिकली पाकिस्तान की बात करूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो कॉन्सुलेट जो होता है वो हमेशा होते हैं छोटे होते हैं, जिसमें आपको जो अगर सिंध की कराची की बात करूँ तो करीब के जितने भी एरियाज़ हैं, जितनी भी सिटीज़ हैं, तो वो आएंगी। लेकिन अगर आप एम्बेसी की बात करते हैं, क्योंकि एम्बेसी मेन होती है और एम्बेसी बड़ी होती है, तो उसमें जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो सारी एम्बेसी में उनका केसेस आ रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से टाइम जो होता है, टाइम का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, जिसमें भी अप्रॉक्सीमेटली साल तो लग जाता है अगर आप एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप मिड में लाइक 6 महीने 7 महीने बाद आपको जब लग रहा हो कि आपका स्टूडेंट वीज़ा अब आ जाएगा, तो आपने जाने से पहले, इधर जर्मनी आने से पहले आपने अपना फैमिली रीयूनियन के लिए भी अप्लाई कर देना है। क्योंकि आपने ये नहीं सोचना कि आप वहाँ जाएंगे, वहाँ सिनेरियो देखेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे, ऐसा मत करें क्योंकि ड्यूरेशन लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट कुछ 2 तरह के इधर रूल्स बताते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं कि इट वरीज फ्रॉम केस टू केस। कुछ केसेस में ये मैंने देखा है कि यहाँ आने से पहले अगर आपकी शादी हुई भी है तो जर्मन गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ केसेस में ये भी देखा है कि अगर जो बंदा यहाँ आ गया है और उसकी शादी पहले नहीं हुई, शादी बाद में हुई है जर्मनी आने से पहले, तो उनके वीज़े रिजेक्ट होते हुए भी मैंने देखे हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम और बहुत रेयर केसेस है। लेकिन जो बात है, मैं आपको हर चीज़ पॉजिटिव नहीं बता सकता, मैंने आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी बतानी है जो आपके माइंड में हो ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी अगर शादी जर्मनी आने से बाद में होती है तो आप स्टिल अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि डिपेंड करता है आउसलैंडर ब्यूरो, मतलब जो इधर के इमिग्रेशन ऑफिस है उस पर भी डिपेंड बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करती हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह के भी केसेस देखे हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आए हैं, वो अभी तक स्टूडेंट स्टेटस में 2-3 साल से, और उनके 3-4 बच्चे हैं, उनकी शादी जो हैं वो बेसिकली पहले भी हुई है, उनका भी वीज़ा लग गया, और जिनकी बाद में हुई है उनके भी वीज़े लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने खुद अपने आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। तो प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ें देख के मैं आपको ये सारी वीडियो बना के आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आपको बाद में कोई इशू ना हो। अच्छा, फिर हम आते हैं, जब मैंने आपको ये बताया कि आपने 2 साल का ड्यूरेशन तकरीबन आप समझे लग जाता है इस पूरे प्रोसेस को, 2 साल से ऊपर का भी, ठीक है। क्योंकि 12 महीने में तकरीबन 12-13 महीने तो आपके अपॉइंटमेंट आने में लग जाते हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड प्रोसेस होता है वो आपका लॉयर वेरिफिकेशन का होता है। लॉयर वेरिफिकेशन जब लॉयर आता है आपका, उसके बाद आपका तकरीबन 6 महीने के 3 से 6 महीने का जो ड्यूरेशन है वो आपका लग जाता है लॉयर वेरिफिकेशन में। अच्छा, अब मैं आपको बताते चलूँ कि जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके डॉक्यूमेंटेशन में अगर आते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग चेक करते हैं बाहर के, वो ये चेक करते हैं कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। जो आपने आपकी वाइफ का भी चेक होगा, आपका अपना भी बर्थ सर्टिफिकेट चेक होगा। तो अभी से मेक श्योर कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट को करेक्ट कर लें, ठीक है। ये यूसी से होगा। आपको बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट किस तरह करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ।
एक बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट ये करना है अगर, तो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट और आपके पासपोर्ट और आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही, ठीक है, तो आपने लेट एंट्री करानी है। लेट एंट्री किस तरह होती है, आपने कोर्ट से ऑर्डर मिलता है, ठीक है, कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद आप यूसी जाएंगे, वो ऑर्डर लेके और वो आपकी करेक्शन करेंगे, लेट एंट्री की डेट डालेंगे, जिसमें कुछ केसेस में मैंने ऐसे भी यहाँ देखे हैं जिसमें मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी करेक्शन वो डॉक्यूमेंट मिलता है, डॉक्यूमेंट आप जाके यूसी लेके जाते हैं और उसमें आपकी करेक्शन होती है लेट एंट्री के साथ। ये एक लीगल तरीका है और ये एक करेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं फैमिली रियूनियन के, उनके डॉक्यूमेंट्स, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो रहा तो आप खुद सोचें 2-2.5 साल बाद अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और आपको एक एरर की वजह से एक अमेंडमेंट करने के लिए कोई बोल देता है कि क्योंकि 6 महीने बाद तो आपको रिस्पॉन्ड आता है लॉयर वेरिफिकेशन के, 6 महीने बाद वो आता है लॉयर, उसके बाद भी टाइम लगता है, ठीक है। और जो टाइम होता है उसमें अगर आपको वो ये बोल दे कि आपकी करेक्शन होनी है या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो समझें कि आपको मज़ीद 2 से 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप करेक्शन करवाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस चीज़ में। तो ये याद रखिए, ये जो मेन आपका डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट का, सही है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं वो सारी निकाहनामा आता है, मैरिज सर्टिफिकेट आता है, निकाहनामा की जो ट्रांसलेशन है वो उर्दू से इंग्लिश हो या जर्मन हो, इस तरह की आपने करके रखनी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है बहुत ज़्यादा, वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका आता है जी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो पूरी एक वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बताए हैं कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं बेसिकली अपने पास रखने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़े जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता देता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट मेन है आपका, फिर मैरिज सर्टिफिकेट है, फिर निकाहनामा है आपको आपका चाहिए होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो हस्बैंड है उसका रेजिडेंट परमिट, पासपोर्ट की कॉपी जितनी हैं वो सारी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फैमिली ट्री FRC जो होता है, ये आपका फैमिली ट्री होना चाहिए, आपके हस्बैंड के साथ भी होना चाहिए, आपके जो फैमिली है उसके साथ भी होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट सारे जो हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। पहले आप ये सारे आस्ता आस्ता डॉक्यूमेंट जमा करें, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा बोलूँगा बर्थ सर्टिफिकेट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जब आपने अप्लाई कर दिया, आपने आपकी अपॉइंटमेंट आ गई, अपॉइंटमेंट आने के बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। कुछ केसेस में ये होता है कि एम्बेसी जो है वो आपसे तकरीबन 50,000 लॉयर वेरिफिकेशन के फ़ी मांगते हैं, 50,000 और फिर 5,000, ठीक है, जो फ़ीस है। लेकिन आजकल मैंने ये सुना है कि जो 50,000 है जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वो बेसिकली नहीं ले रही वो लॉयर वेरिफिकेशन के, और वो आपका इनिशियली डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट है आपकी वाइफ का वो भी रख लेंगे, ठीक है। वो इन दी एंड वो आपको बताते हैं कि अगर वीज़ा लग गया तो फिर आपसे टिकट और वो उसकी कंफर्मेशन की ईमेल आती है कि आप ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट कराएं, जिसमें टिकट होती है, इंश्योरेंस होती है। और लेकिन कुछ केसेस में वो अब हो सकता है, इट वेरीज एक्चुअली, कि आपसे हो सकता है वो 50,000 रुपये जो हैं वो मांगे। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे अभी क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है। और खैर इन सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद, अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको अपनी लॉयर वेरिफिकेशन का वेट करना है। और एक और मैं आपको बताऊं, एक बेसिकली पेज है फैमिली रियूनियन जो है, एक पेज का नाम है, उसको आप ज्वाइन करें, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, उसमें आपको पता लगता रहता है कि आपका कौन सा सीरियल नंबर चल रहा है। तो सीरियल नंबर आपने वही चेक करना है जो लास्ट 4 डिजिट्स होते हैं, वो बेसिकली आपके सीरियल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 1141 इस तरह करके, मतलब ये 4 अपने डिजिट्स हैं वो लास्ट के, वो आप चेक करते रहें कि किसका नंबर आया है, और उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपका नंबर कब आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साल के अंदर भी आ सकती है अपॉइंटमेंट, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन किस तरह की है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, अगर तो आपका जो हस्बैंड है वो जर्मन नेशनल है, ठीक है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आप इजीली जर्मनी जा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, आपको कोई इशू नहीं होगा। टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन टाइम फिर भी लगेगा। अगर आपके
जो हस्बैंड है उनके पास ब्लू कार्ड है, तो ब्लू कार्ड का मतलब है कि परमानेंट जॉब कर रहे हैं, उनके पास एक ब्लू कार्ड है, तो उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट जो होता है बेसिकली वो A1 जो लैंग्वेज है A1 वो आपको नहीं करनी पड़ती। वरना तो आपकी वाइफ को A1 का टेस्ट देना पड़ेगा, वो आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट दैट आप जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है और वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपके हस्बैंड के पास ब्लू कार्ड नहीं है तो आपको A1 का सर्टिफिकेट टेस्ट लाजमी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से आप लोग अपनी अगर आप लोग एक ब्लू कार्ड होल्डर नहीं हैं तो आप अपनी वाइफ को अभी से बोल दें कि प्रिपेयर करना शुरू कर दें, जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लें, और नमल से हो जाता है या फिर ऑनलाइन भी हो जाता है जर्मन लैंग्वेज का कोर्स। A1 बेसिक आपको लाजमी शो करवाना पड़ता है। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर उसके बाद आपने ऑलमोस्ट 3 से 6 महीने का जो टाइम है, अगर तो एक्सेप्शनल केसेस उसमें आ जाते हैं, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं या फिर मतलब कुछ ऐसा कोई इश्यूज़ हैं, तो उसमें आप एम्बेसी को ये चीज़ पहले से बता सकते हैं कि भाई इस तरह का चक्कर है और मुझे अपॉइंटमेंट या मुझे लॉयर वेरिफिकेशन मेरी जल्दी हो जानी चाहिए जस्ट बिकॉज दिस इज़ द सिचुएशन, ठीक है। तो उसकी ऊपर वो आपको जो ना थोड़ा सा बेनिफिट दे देते हैं और आपका केस जल्दी होने का काफ़ी उम्मीद, मतलब हो सकता है कि आपका केस जल्दी हो जाए। जैसे 6 महीने का टाइम है तो फुली लॉयर वेरिफिकेशन 4 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, इट वरीज़। खैर ये चीज़ें हो जाती हैं, आपके लॉयर वेरिफिकेशन हो जाती है। अब जो चीज़ आती है वो आती है जर्मनी में आपके जो हस्बैंड को एक नोटिफिकेशन जाएगी, एक लेटर जाएगा, और उस लेटर में उनको उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका क्योंकि इनके पास आउटलैंडर ब्यूरो के पास आपके हस्बैंड के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो वहाँ से पूछते हैं कि यहाँ हस्बैंड का स्टेटस बताएं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं सबसे पहले, घर का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद मांगते हैं आपके कि जॉब, अगर आप जॉब करते हैं जो जॉब की सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस मांगते हैं, ठीक है। अगर तो आपके हस्बैंड फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे, स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनको आप मतलब वाइफ के लिए एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ब्लॉक्ड अकाउंट किस तरह खुलता है, मेरी वीडियोस जो हैं वो फेंटेबा के ऊपर मैंने बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। वो बेसिकली सेम वैसे ही खुलता है जैसे स्टूडेंट अकाउंट खुलता है, लेकिन ये अदर करके आप खोलेंगे अपनी वाइफ के नाम पे, और वो आपकी वाइफ के नाम पे होगा ब्लॉक्ड अमाउंट। और ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो कितने हैं पैसे हो गए, तो तकरीबन समझें कि वो स्टूडेंट जितने पैसे देते हैं उतने ही हैं, तकरीबन 10,000 यूरो से ऊपर हैं, 10,000 10,500 यूरोज़ जो हैं आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपका बेबी है, बेबी भी साथ आएगा तो उसको आप ऊपर लगा लें, उसके अकॉर्डिंगली मतलब हो सकता है 12,000 हो जाए या 13,000 जो यूरोज़ हैं वो हो जाएँ, क्योंकि आपकी फ़ाइनेंशियल हालात जितने बेहतर होंगे, आपका अकाउंट जितना अच्छा होगा उतना ही बेटर है। अगर आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट भी है, आप एक स्टूडेंट जॉब भी करें, आप वो सैलरी स्लिप भी अटैच कर दें, कॉन्ट्रैक्ट भी अटैच कर दें। अब आते हैं हम लोग जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली जो हाउस का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बंदे का जो जर्मनी में है ना वो है 12 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 12 स्क्वायर मीटर जो है एक बंदे का जो इधर का है वो एक हाउस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 2 बंदे होंगे तो 24 स्क्वायर मीटर जो मिनिमम है ना, सॉरी, वो मांगते हैं 24 स्क्वायर मीटर। और इधर टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना इजी नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट्स ढूंढना आप किसी सिटी में अगर आप बड़ी सिटीज़ में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपार्टमेंट ढूंढना, और एक्सपेंसिव भी हैं, क्योंकि यहाँ अपार्टमेंट्स काफ़ी मतलब आप समझें कि अगर आप 24 स्क्वायर मीटर से ऊपर ढूंढ रहे हैं 30 स्क्वायर मीटर का, तो आपको अपार्टमेंट ऑलमोस्ट 600 प्लस पे मिलेगा, ठीक है। अगर बहुत किसी बर्लिन या म्यूनिक साइड पे तो आपको 1000 से भी ऊपर का अपार्टमेंट मिलेगा, 24 स्क्वायर मीटर की बात करें। अच्छा, खैर, तो ये वाली चीज़ें जब तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, आप अपनी आउटलैंडर ब्यूरो के ये डॉक्यूमेंट्स आप नहीं सबमिट करवाएंगे, आपके केस डिले होता जाएगा, आपका केस आगे नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस, आपको अपना हाउस का कॉन्ट्रैक्ट, अपनी सैलरी स्लिप अगर है तो वो दिखा दें, नहीं तो ब्लॉक्ड अकाउंट। ये चीज़ें आपने आउटलैंड ब्यूरो बेसिकली आपसे ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं मांगता इस तरह, लेकिन आपने फिर भी वो जो लेटर आपका फिनटेबा से आएगा वो आपने उनको सेंड करना है कि मेरी फाइनेंस मेरे पास इतना है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं ऑलरेडी, और मैं ब्लॉक्ड अकाउंट भी मैंने करवाया हुआ है। और सेकंड ऑफ ऑल आपने एम्बेसी, बेसिकली जो वीज़ा लगाएगा वो तो एम्बेसी लगाएंगे, यहाँ से जो है वो क्लियर करते हैं अगर, तो एम्बेसी के पास केस आपका जाता है, वो एम्बेसी फिर आगे फर्दर सारी ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन,
आपके हस्बैंड का और आपका सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, फाइनेंसेस आपके पास हैं, हर चीज़ है, तो फिर आपको वीज़ा लगा देते हैं। और आपने वही चीज़ अपने एम्बेसी को भी वो लेटर भेजना है जो आपका फेंटेबा का ब्लॉक्ड अकाउंट खुलेगा। खैर ये सारी चीज़ें जब आपके हो जाएंगी तो होपफुली आपका वीज़े में कोई इशू नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि आपको पेशेंस लेवल आपका टेस्ट होता है, पेशेंस लेवल आपको बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ता है। आपका 2 साल से भी ऊपर का टाइम लग सकता है। इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं और बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई हल नहीं निकला, तो अनफॉर्चुनेटली जो ना इतना टाइम लग जाता है। अच्छा, खैर दूसरी अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो दूसरी सिचुएशन एक और है। इसमें अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप स्टूडेंट स्टेटस में, तो आप अपनी वाइफ को भी स्टूडेंट स्टेटस में करें। आप अपनी वाइफ को भी एज अ स्टूडेंट बुलाएं, ठीक है। क्यों उसमें ईजी इसलिए क्योंकि एज अ स्टूडेंट वो इधर आएंगी, ब्लॉक्ड अमाउंट उतना ही 10,000 यूरोस जो हैं वो लेके आएंगी, और उनको 820 या 30 आजकल चल रहा है, तो वो मंथली उनको मिलते रहेगा, ठीक है। वही ब्लॉक्ड अमाउंट जो है वो रिलीज़ होती रहेगी हर मंथ। स्टूडेंट स्टेटस में एक दूसरी बात ये है कि अगर वो आपकी सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी में आ जाती हैं, तो वो बहुत इजी है स्टूडेंट स्टेटस में आना, वीज़ा मिलना बहुत इजी है। तो ये दूसरा ऑप्शन है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है, उनमें से आप एक कर सकते हैं। तो ये था फैमिली रीयूनियन का सारा जो भी चीज़ें थी प्रोसेस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई, अगर अभी भी आप लोग कंफ्यूज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ड ऑन वट एवर आई हैव सीन इन माई दिस फैमिली रीयूनियन थिंग, वो मैं उसी के ऊपर बेस करके बता रहा हूँ। जिन लोगों को मैंने देखा जो जर्मनी आ चुके हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, जिन लोगों ने ये प्रोसेस चलाया, उन सब से मैंने बात करके प्रैक्टिकली खुद ये सारी चीज़ें प्रोसेस करके देख के हर चीज़ जो ना मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस पे इतना टाइम लगता है, तो आपका पेशेंस लेवल जो है वो बहुत टेस्ट होगा। और आप लेकिन फिर भी अप्लाई करें। ये याद रखें कि आपने स्टार्टिंग में ही जब आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपने अप्लाई कर दिया, आपका वीज़ा आ गया, आपने जर्मनी आने से पहले आपने अपॉइंटमेंट के लिए इस्लामाबाद में अप्लाई कर देना है। ये ख्याल रखें, अपने वाइफ का पासपोर्ट देख लें। अगर वाइफ का पासपोर्ट सिर्फ 1-2 साल रह गया एक्सपायर होने में, तो वो उसको दोबारा से रिन्यू करवा लें। फिर दिस इज़ ऑल। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी चीज़ें। फिर मैं दोबारा बोलूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव इट अ लाइक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड अगर आपको कोई भी सजेशन है कि मैं कोई नई वीडियो बनाऊं किसी नए टॉपिक में, तो आप मुझे लाजमी बताएं। ये बेसिकली प्योरली मेरा जो चैनल है वो जर्मनी बेस्ड है, स्टूडेंट्स के लिए जो भी इधर आना चाहते हैं, और जिनको कोई भी हेल्प चाहिए, जो मैं फ़ेस करता हूँ, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना ख्याल रखें सब, और जहाँ रहें खुश रहें और हंसते रहें, खुश रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।